देशात सध्या फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे। वाढत्या फुफ्फुसांच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी कर्करोगावर प्रभावीपणे उपचार देणाऱ्या अपोलो कर्करोग केंद्रात आता देशातील पहिला लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू झाला आहे। सध्या देशात आढळून येणाऱ्या एकूण कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी 5.9 रुग्णांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने ग्रासले आहे, तर देशात कर्करोगाच्या विळख्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूपैकी 8.1% रुग्णांचा मृत्यूला फुफ्फुसांचा कर्करोग कारणीभूत ठरला आहे। ही भयावह आकडेवारी ध्यानात घेत अपोलो कर्करोग केंद्राने जीवघेण्या फुफ्फुसाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी लंग लाईफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरू करण्याचे निश्चय केला आहे। फुफ्फुसांच्या आजाराचे वेळेच निदान व्हायला हवे। वेळेवर या कर्करोगाचे निदान झाले तर रुग्णाचा जीव वाचवणे शक्य होते। इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरच्या पुढाकाराने ग्लोबोकॅन 2020च्या अहवालात कर्करोगाच्या नोंदी आणि मृत्यूबाबत संशोधन करण्यात आले। या अहवालानुसार 2020 साली 1.8 दशलक्ष 18% रुग्णांना फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे मृत्यू झाला आहे। मुश्किल है, डिपेंड करता है कि हम एक्चुअली कौन से स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। एक, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी लगेगा। सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर होता है तो हो सकता है कि हमको सर्जरी के साथ साथ और कुछ चीज़ें भी लगे, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अगर किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं है, चल के आता है और हम जब सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि उनको पता चले कि इसको तो स्टेज 4 कैंसर है। उस वक्त पेशेंट कहेगा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आया था यहाँ पे कि मेरा कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो, लेकिन आप बता रहे हो कि स्टेज 4 में हो। वो पेशेंट का कैंसर स्टेज 4 में रहेगा, बट आज तक उस घड़ी तक उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, सिम्टम्स नहीं थे। सो उस वक्त ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो अलग रहेगा, ट्रीटमेंट अलग रहेगा। So it will be for general public as well as it will be for the doctors. So जो general practitioners हैं उनको sensitize करेंगे कि ऐसा these are symptoms, these are patients who you should refer. And for the general public कि किसको सामने आना चाहिए ये टेस्टिंग करना। तो ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही ये प्रोग्राम दिया गया है आगे, ताकि ये मैसेज हर इंसान तक पहुंचे कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा रिस्क है लंग कैंसर का, तो हम आगे आए, हमारी जांच कराएं और अगर जल्दी पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की जो मैसेज है जड़ जड़ तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। तो यही अवेयरनेस क्रिएट करना हम चाहते हैं। तो ये जो सीटी स्कैन है उसमें उनका कुछ ज्यादा एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो उनके लिए मेन है कि उनको अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमको भी रिस्क है, हमको भी चेक करना चाहिए। ऑफ कोर्स स्मोकिंग हिस्ट्री रहेगा या प्रोफेशन का हिस्ट्री, चूल्हा स्मोक का एक्सपोजर रहेगा तो ये रिस्क ज़्यादा होता है। हमारे जो हेल्थ चेकअप्स है, जो जनरल हेल्थ चेकअप है, वहाँ पे हर एक को इस मैटर में सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स है तो ये भी उनको हेल्प करेगा कि सभी ये चीज़ें दोनों जेंडर को अफेक्ट कर सकता है। और जैसे कि पता चला कि 85 to 90% केसेस में एक्टिव स्मोकिंग से इसका एसोसिएशन है, मगर रिमेनिंग केसेस में जो स्मोकर नहीं होते, आजकल महिलाओं में स्पेशली जो नेवर स्मोकर है उनमें भी काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है इस कैंसर की। तो एक तो इम्पॉर्टेंट कॉज है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं कि वो तो नहीं स्मोक कर रहे, मगर फैमिली में जो दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं वो अननेसेसरी उस स्मोक के से प्रभावित हो रहे हैं या दुष्प्रभावित हो रहे हैं, मुझे कहना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आउटडोर पोल्यूशन है उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज़ जो स्पेशली विलेजेस में कॉमन थी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स की कंस्ट्रेंट्स है, जो चूल्हा स्मोक है वो भी बड़ा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एक प्रॉब्लम था जो ये तरह की चीज़ें कॉज कर सकता है। कुछ इनहेरिटेंस और कुछ फैमिली रीजंस भी होते हैं कि किसी वजह से उनकी रिस्क एज सच भी हाई है और फिर एडिशनली कोई फैक्टर आ गया तो वो बढ़ सकती है। तो एक तो ये है कि से नो टू स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों तरीके की स्मोकिंग के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। लोगों को कम फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि महिलाएं जो झिझकती हैं या सामने नहीं आती, तो ये हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आए और हर तरीके के कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। इस तरह ये भी एक तरह से कम थे, जैसे बोला आपने कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो ज़रूरी नहीं ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है महिलाओं में, मगर लंग कैंसर भी हो सकता है। और इवन यदि वो डायरेक्ट स्मोक नहीं करती है, कई तरीके की दूसरे फैक्टर्स की वजह से उनकी रिस्क बढ़ सकती है। तो हमें इस तरीके की जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। वो नहीं एक्चुअली कैंसर कॉज, उसके साथ जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो बर्न जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इरिटेट करके एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो हुक्का स्मोकिंग डेफिनेटली वेरी वेरी हार्मफुल
एंड शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। ऐसे नहीं है कि उसमें निकोटिन नहीं है तो आपको स्मोकिंग का आपको रिस्क नहीं है कैंसर का, ये बहुत गलत बात बताया जा रहा है और ऐसी बात नहीं है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की लीड हूँ मुंबई और महाराष्ट्र में अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से, और हम लोग अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, और उसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अलग अलग मंथ में अलग अलग कैंसर के लिए स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस, जिसमें कि बार बार ये री एम्फेसाइज हो लोगों के दिमाग में कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने से हम उनके आउटकम्स बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम का एक ये नेक्स्ट पड़ाव है मैं बोलूँगी। तो लंग कैंसर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कैंसर है वर्ल्ड ओवर, एंड इंडिया में भी कुछ प्रमुख कैंसर्स में से आता है। ये ना केवल एक बहुत कॉमन रूप से पाया जाता है बल्कि ये बहुत ज़्यादा डेथ्स भी कॉज करता है, एंड मेन रीज़न ये होता है कि इसका डिटेक्शन बड़ा लेट होता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, स्पेशली जिनमें चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि उनमें लंग कैंसर के लिए प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज उनके किसी तरीके के रिस्क बिहेवियर की वजह से, जैसा कि आपको पता है टोबैको के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। तो इस तरह के हैबिट्स या इस तरह के एक्सपोजर्स और कुछ तरीके के जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस, रेडॉन एटसेट्रा, उन सभी मरीजों में, उन सभी मरीज नहीं बोलूँगी, उन सभी लोगों में हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड, गेट देयरसेल्व्स स्क्रीन्ड, एंड यदि उसमें कुछ मिल जाता है तो वो एक्सपर्ट हैंड्स में आए। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो ट्रीट करती है, तो उसके माध्यम से उनका बेहतर से बेहतर इलाज पॉसिबल है और उससे हम उनका सर्वाइवल आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हाईलाइट करें। तो लंग लाइफ प्रोग्राम जो शुरू किया है अपोलो हॉस्पिटल में, लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब पब्लिक लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूके में ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वो अपने सुपरमार्केट्स तक लेके गए, उन्होंने ट्रक्स में सीटी स्कैन मशीन, छोटे मशीन स्टैब्लिश करके वहां तक लेके गए। तो इंडिया में हम ये शुरुआत कर रहे हैं, ये प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं कहीं पे चल रहा है, बट मास स्केल कंट्री वाइड अपोलो हॉस्पिटल में ये लॉन्च हुआ है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसको ये सर्विस का बेनिफिट मिल सकता है? लंग कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण जिनको स्मोकिंग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, किसी भी तरीके का टोबैको स्मोक एक्सपोजर लंग कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट कारण है। इन पेशेंट्स में हम सारे लंग कैंसर, सारे स्मोकर शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाए, पर किसने इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या यू शुड प्रमोट, और किसको फैमिली ने प्रमोट करना है कि इस टेस्ट का फायदा उठाया जाए, वो जिन्होंने एक दिन में एक पैकेट 20 साल तक पिया हुआ है, more than 20 pack years history of smoke exposure, जो पिछले 15 साल में either quit कर चुके हैं या तो actively smoke कर रहे हैं, up to 15 years after stopping the smoking, इस प्रोग्राम का बेनिफिट हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, जब पेशेंट्स कोई अपने आप से कि आई डिक्लेयर कि मैं स्मोकर हूं, मुझे अपने आप को लंग कैंसर के लिए स्क्रीन करना है, वो पेशेंट्स पल्मोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन, किसी भी अपने खुद के फैमिली डॉक्टर से ये चीज बयान कर सकता है कि मुझे इस तरीके का स्क्रीनिंग, या मैं स्मोकर हूं और मुझे रिस्क लग रही है तो क्या करूं मैं आगे, तो ये पेशेंट्स लंग कैंसर स्क्रीनिंग का फायदा ले सकते हैं। इसमें सीटी स्कैन किया जाता है, ये जो रूटीन तरीके का सीटी स्कैन अवेलेबल है वही सीटी स्कैन है, बस इस सीटी स्कैन का फायदा है कि ये लो डोज सीटी स्कैन, रेडिएशन ज्यादा होना भी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो लो डोज सीटी स्कैन का बेनिफिट हमें रिस्क से कम है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है इसमें। तो स्टैंडर्ड मेडिकल भाषा में बोला जाए तो स्टैंडर्ड सीटी स्कैन में 7 मिलीसीवर्ट्स डोज का यूज होता है, लो डोज सीटी स्कैन में 1.4 और उससे भी कम डोज का यूज होता है। एक लो डोज सीटी स्कैन 15 एक्सरेस के कंपैरिजन में है जो कॉमनली किए जाते हैं। तो उन सीटी स्कैन में अगर ये पेशेंट्स आते हैं, उनको सिंपल सीटी स्कैन किया जाए, बहुत सारे सीटी स्कैन में इंजेक्शन लगवाना, कॉन्ट्रास्ट लगवाना, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। लो डोज सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना पेशेंट को फास्टिंग रहने की जरूरत है, तो इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट टेस्ट, सिंपल लूज क्लोथ्स पहन के आने, उनको हॉस्पिटल के क्लोथ्स में भी चेंज नहीं करना होता है, और ये टेस्ट विद इन 20 सेकंड्स ब्रीथ होल्ड में ये टेस्ट हो सकती है। तो लेस देन 1 मिनट में पेशेंट का स्कैन होके हमें रिपोर्ट मिलता है। ये रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके और पल्मोलॉजिस्ट खुद इस रिपोर्ट्स को रीड करते हैं, नोड्यूल्स को देखते हैं। कोई भी नोड्यूल डिटेक्ट होना मतलब कैंसर ही है ऐसा नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए पल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर को मिलना जरूरी है उस रिपोर्ट के बाद कि अगर ये इन्फेक्शन है तो उसके लिए ट्रीट किया जाए। पर अगर ये कैंसर की जैसा दिख रहा है और स्मॉलर साइज में है, अगर
जो नोड्यूल डिटेक्शन होता है वो 6 मिलीमीटर तक का नोड्यूल पकड़ लेता है, बहुत स्मॉलेस्ट नोड्यूल सीटी स्कैन पकड़ सकता है। और इस नोड्यूल को हम ईयरली फॉलो करते हैं। सपोज कोई नोड्यूल का साइज 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 8 मिलीमीटर एंड मोर इज सपोज टू बी थ्रेशोल्ड, उसके ऊपर बायोप्सी रिकमेंडेड है। तो ये पेशेंट्स फर्दर पेट स्कैन, सीटी स्कैन से इवैल्यूएट होकर बायोप्सी किए जा सकते हैं। और विद दैट स्मॉलेस्ट साइज 1 सेंटीमीटर के साइज में हम लंग कैंसर को पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। बेस्ट क्योर इज ऑफर्ड बाय सर्जरी। तो उसी स्टेज में अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो सर्जरी हो सकती है। और डॉक्टर राजेश शिंदे जो खुद रोबोटिक सर्जन है, जो मिनिमल एक्सेस सर्जन है, मिनिमम एकदम छोटा सा की होल करके ऑपरेशन करके सेकंड थर्ड डे पेशेंट घर जा सकता है। कितने खर्चे की लागत से इसी सर्जरी की जा सकती है? सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम रोबोटिक से कर रहे हैं या दूरबीन के द्वारा किया जा रहा है। सर्जरी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सर्जरी कर रहे हैं, हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं या दूरबीन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो ये दूरबीन द्वारा या रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है। एवरेज कॉस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए में अर्ली स्टेजेस में अगर होता है तो सर्जरी हो जाता है। कोई आम आदमी इस चीज को स्क्रीनिंग करवाना चाहे तो उसको क्या लागत है? जैसे हमने बताया, अगर कोई स्क्रीनिंग के लिए आना चाहता है तो हमारे यहाँ पे जो हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है उसका कॉस्ट हमने 4,999 रखा है। ये 5,000 में हम एक सिटी स्कैन करेंगे, एक चेस्ट फिजिशियन जो लंग स्पेशलिस्ट है उनका कंसल्टेशन कराएंगे और साथ में ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको PFT कहते हैं वो करेंगे। तो ये 5,000 में ये 3 चीजें इंक्लूडेड। आजची उद्योगनगरी न्यूजला सबस्क्राईब, बेल आयकॉनला प्रेस करा, लाईक, कमेंट आणि शेअर करा।